Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. Today we will discuss a new unit SHM and wave. हिंदी में कहते हैं सलावत गति तथा तरंग. ये 11th का लास्ट यूनिट है. सबसे पहले इसके सब टॉपिक्स का वेटेज जान लेते हैं. SHM में डिस्प्लेसमेंट इन SHM यानी कि सलावत गति में कण का जो विस्थापन होता है, लास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो अराउंड स्क्रीन पे देख रहे हैं आप 25 क्वेश्चंस पूछे गए, यानी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं. अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है. फिर वेलोसिटी एंड एसएचएम इन एसएचएम पर अराउंड 16, एनर्जी इन एसएचएम पर 18 क्वेश्चन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी कि एसएचएम की जो एग्जांपल्स हैं सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम, एटीसी, उन पर 43 क्वेश्चन. तो आप देख सकते हैं इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर टाइप्स ऑफ वेव पर अराउंड 9 क्वेश्चंस. फिर आगे चलें तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि तरंग को जिस विस्थापन समीकरण डिस्प्लेसमेंट रिलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं उस पर अराउंड 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. फिर स्पीड ऑफ वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, साउंड की वेलोसिटी पर जो क्वेश्चंस हैं 36 क्वेश्चन है. तो मीन्स इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे इसको. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, अराउंड 7 क्वेश्चंस. हाँ, अगर स्टेशनरी वेव्स की बात करें तो आप देखें स्क्रीन पर अराउंड 62 क्वेश्चंस है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द कंपटीशन इज कंसर्न. देन कम टू द बीट्स, अराउंड 19 क्वेश्चंस रिस्पंद पर. डॉपलर इफेक्ट भी अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है. आप देख सकते हैं लास्ट 10 ईयर में 38 क्वेश्चंस हैं. तो पूरी प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चंस पूछे जाने की इस पर, राइट. चलिए स्टार्ट करते हैं कि एसएचएम होता क्या है. एसएचएम एक ऐसा ऑसिलेटरी मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन, दोलन गति, टू एंड फ्रो मोशन, जिसको कि एक सिंगल हार्मोनिक फंक्शन से हम रिप्रेजेंट कर सकें, एक आवर्ती फलन से. अब ये सिंगल हार्मोनिक फंक्शंस कौन से होते हैं? साइन थीटा और कॉस थीटा. इनको हम कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन जो अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में, एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट करते हैं, उनको कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन. तो हमने क्या कहा, एक ऐसा ऑसिलेटरी मोशन जिसको कि सिंगल आइदर साइन थीटा और कॉस थीटा से रिप्रेजेंट कर सकें. फिर जैसे कि इस इक्वेशन में देखिए आपने, हमने एक इक्वेशन को x और t, x इज ए फंक्शन ऑफ t, समय के साथ में, टाइम के साथ x कैसे चेंज हो रहा है यानी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो साइन से रिप्रेजेंट किया है एक सिंगल हार्मोनिक फंक्शन से. साथ ही साथ इसका एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होने चाहिए. आप देखिए ये जो भी कुछ है कांस्टेंट है, पोजीशन और टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है. ये फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या इसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी, ये एफ बी कांस्टेंट होनी चाहिए, टाइम पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, एक जनरल फंक्शन है. अब ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल है स्टार्टेड फ्रॉम द मीन पोजीशन, माध्य अवस्था से गति कर रहा है, बीच में से, जनरली हम ऐसा कहते हैं. तो आप इक्वेशन लीजिए x इक्वल टू a sin ओमेगा t. इफ ए पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, चरमावस्था से, एक्सट्रीम पोजीशन से, तो इक्वेशन स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए x इक्वल टू a cos ओमेगा t से, राइट. अब जो फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्ड हैं इन एसएचएम में, उनके बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं. स्क्रीन पर टेबल को देखिए ध्यान से. पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ हम ये लेके चल रहे हैं कि पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, मीन पोजीशन से, यानी x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 है. तो आप देख सकते हैं इस कर्व को, t इक्वल टू 0 पर x 0 से स्टार्ट हो रहा है. साइन फंक्शन का ग्राफ है आपका, फाई यानी कि एंगल में रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से आएगा आपका. वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमने कुछ नहीं किया है, सिंपली dx/dt. फंक्शन हमारे पास है x, इसका डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाता है, यानी कि ये कॉस का कर्व हो गया, राइट. कर्व ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंस रखते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं एसएचएम एंड वेव्स में. यदि वेलोसिटी का x के साथ रिलेशन पूछा जाता है, फिलहाल हम याद रखेंगे क्योंकि ये रिवीजन कर रहे हैं हम, फास्ट रिवीजन क्रैश कोर्स के लिए.
नाउ कम टू द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए क्या करना है, जो भी वेलोसिटी का फंक्शन आपके पास आ गया है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और यू गेटिंग दिस इक्वेशन ए इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। माइनस साइन का करवाएगा यानी साइन का रिफ्लेक्शन होगा कुछ ऐसा, राइट। अगर x के साथ रिलेशन चाहिए का तो याद रखिएगा ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पर आइए, लाइक द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू रख दीजिए आप ए साइन ओमेगा टी, तो आपके पास ये वाला कर्व आएगा, साइन स्क्वायर का कर्व आएगा, तो साइन की जो नेगेटिव वैल्यू थी वो भी पॉजिटिव हो जाने वाली है। कुछ ऐसा कर्व होना चाहिए, कर्व को ध्यान रखेंगे, यू शुड कीप इन योर माइंड। कम टू द काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, हाफ एम वी स्क्वायर जनरल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है। कुछ नया हमने नहीं किया है, बस एज फार एज द वी इज कंसर्न, वी को ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, इसको यहाँ प्लेस करेंगे अपन, तो ये इक्वेशन हमारे पास आने वाला है। इसमें m जो ओमेगा स्क्वायर है इसको k कहते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट या एसएचएम का कांस्टेंट है, राइट। कर्व हो गया आपका यहाँ, अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू ये वाली वैल्यू टाइम का रखें v इक्वल टू, थोड़ी देर पहले जैसा हमने देखा ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, तो हमारे पास ये आ जानी है इक्वेशन, राइट। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का कर्व आना चाहिए। कॉस का कर्व है हमारे पास, देखिए पीक से स्टार्ट हो रहा है, बस जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी पॉजिटिव हो जाने वाली है, तो इट इज समवॉट लाइक दिस, गेट इट। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू एसएचएम्स। निम्न दो एसएचएम के आयामों का अनुपात ज्ञात करो। दो इक्वेशंस हमको दे रखी हैं, यहाँ ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। फर्स्ट है y1 इक्वल टू 10 साइन 4 पाई टी पाई बाई 2। मीन्स फर्स्ट का तो कोई इशू है नहीं हमारे पास में, फर्स्ट के लिए तो ये 10 है, तो मैं इसको a1 कह देता हूँ। a1 तो हमारे पास कितना है 10, राइट। अब a2 फाइंड करना है मेरे को, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा एक्सपेंड कीजिए। 5 साइन 2 पाई टी, ब्रैकेट ओपन कर रहा है, 5 रूट 8 कॉस 2 पाई टी, राइट। अब देखिए इसको थोड़ी देर के लिए हम a1 कह देते हैं और इसे हम a2 कह देते हैं। जब भी आप इसका एम्पलीट्यूड आपको फाइंड करना है साइन और कॉस के साथ में जो आ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए a1 और a2 का स्क्वायर। ये a2 हमें फाइंड करने का है, इनकी वैल्यूज a1 है 5 का स्क्वायर, a2 है 5 रूट 8 का स्क्वायर। देखिए 5 स्क्वायर आपका कॉमन आएगा तो बाहर आएगा तो केवल 5 रहेगा, यहाँ 1 हो गया। ये रूट 8 का स्क्वायर है तो 8 आ गया। इट इज़ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 9 मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मीन्स 15। तो a1 बाई a2 हमें चाहिए था, a1 बाई a2, a1 कितना है 10, a2 कितना है 15, 5 की टेबल से कट जाएगा तो कितना आंसर आएगा 2/3, तो ये हमारा आंसर होगा। इज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एट विच डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। किस विस्थापन पर कण का वेग अधिकतम वेग का आधा होगा। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी का फंक्शन v इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं कि x की वो वैल्यू बताइए जहाँ की मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ हो जाए वेलोसिटी। अब ऐसा कुछ कह रहे हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ हो जाए, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है ए ओमेगा, यानी ऐसा हो जाए। तो चलिए इस वैल्यू को रखते हैं ए ओमेगा बाई 2, राइट हैंड साइड में एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इज इट। ओमेगा को हम कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, दोनों और स्क्वायर कर दें जिससे स्क्वायर रूट हट जाए, तो यहाँ आया ए स्क्वायर बाई 4, ये आया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, तो ये क्या बचेगा 3/4 ए स्क्वायर। दोनों और स्क्वायर रूट ले लें अपन, दोनों और इसका रूट ले लेते हैं अपन,
तो चूंकि हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/4 ए स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स क्या आएगा प्लस माइनस √3/2a। तो x की वैल्यू अगर ये होगी तो फिर उस केस में ध्यान देने वाली बात है, तो फिर उस केस के अंदर जो वेलोसिटी है मैक्सिमम वेलोसिटी की क्या रहेगी, हाफ। इज इट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। टोटल एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ मास 2 kg इज 9 जूल। कितनी है? 9 जूल। If its energy is 5 joule when it is at rest, जब यह है विरामावस्था में है यानी कि एसएचएम से पहले, उसको जनरली हम यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एनर्जी होती है इसका एसएचएम से कोई मतलब नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो फिर मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी अर्थात माध्यावस्था में इसकी गति ऊर्जा बताइए। देखिए टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी इट्स अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने देखा था हाफ के ए स्क्वायर, अगर कॉस वाला फंक्शन ले लें अपन, मीन्स टाइम वाला फंक्शन, आई मीन टू से पोटेंशियल एनर्जी में हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, राइट। यहाँ से हाफ के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, विद इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ, तो ये तो हमने कॉमन ले लिया था पहले, तो ये हाफ नहीं आएगा, क्या आएगा केवल साइन स्क्वायर, क्या आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। लेकिन आपको पता है इसकी वैल्यू कितना होता है भाई 1, तो सिंपल कितना हुआ हाफ के स्क्वायर। लेकिन एक चीज दैट यू शुड कीपिंग इन योर माइंड कि ये टोटल एनर्जी तब होती है जब कोई रेस्ट एनर्जी नहीं होती है। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि हमें क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि पार्टिकल के पास रेस्ट एनर्जी भी है। पार्टिकल के पास क्या है? रेस्ट एनर्जी। तो फिर क्या करना है हमको? ऐसे केस में जो टोटल एनर्जी होती है वो रेस्ट एनर्जी प्लस एसएचएम के कारण जो टोटल एनर्जी है हाफ के स्क्वायर वो होती है। फाइन, तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कितना गिवन है? 9, और रेस्ट एनर्जी कितनी है? 5, यानी हाफ के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाने वाली है, हाफ के स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 जूल। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी। अब मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, अपन फाइंड कर सकते हैं किसी भी रिलेशन से, चाहे तो आप इससे कीजिए। मीन पोजीशन मतलब x इक्वल टू 0, तो कितना होगा? हाफ के स्क्वायर। लेकिन इसकी वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, कितना है? 4 जूल। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4 जूल। इज इट ओके? चलिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी कि एसएचएम की कुछ एग्जांपल्स पर डिस्कशन कर लेते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे एग्जाम में काम में आते हैं। वेरी फर्स्ट लेके चल रहे हैं स्प्रिंग पेंडुलम, जो कि एक फंडामेंटल फॉर्मूला भी है एसएचएम के लिए टाइम पीरियड का, T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई के। स्प्रिंग के केस में यदि स्प्रिंग कांस्टेंट आपका k है और उससे जो भी ब्लॉक या बॉल जुड़ा हुआ है उसका मास m है, तो ध्यान रहे T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई के। सेकेंड इंपॉर्टेंस रखता है सिंपल पेंडुलम यानी कि सरल लोलक। एक बॉल जुड़ा हुआ है लेंथ L की स्ट्रिंग के साथ में, एक फिक्स्ड रिजिड एंड के साथ में, तो T इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी हमको काम में लेने का है। देन अगर इस स्ट्रिंग के जगह पर हम एक मेटालिक वायर को कनेक्ट करते हैं, एक मेटालिक वायर को, धात्विक तार को कनेक्ट करते हैं, तो फिर जो K है हमारा, आप ऐसे याद रखें, YA डिवाइडेड बाई L हो जाता है। Y यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी है, और जो फंडामेंटल फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रखते चलेंगे तो आपके लिए आसान होगा। ये शॉर्ट ट्रिक्स रहेगा। T इक्वल टू 2 पाई m बाई के में Y क्या है? दोबारा से इस वायर का यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, यंग्स प्रत्यास्थ गुणांक, A इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वायर का, L इसकी लेंथ है। ओके, इसी में इलास्टिसिटी में
आपके पास एक क्यूब है, उसका निचला जो एंड है वो फिक्स कर दिया, मान लीजिए चिपका दिया है आपने किसी से उसको, राइट। ईटा इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, दृढ़ता प्रत्यास्थ गुणांक, और उस पर एक ब्लॉक रख दिया है, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है जिसका मास स्मॉल है आपके पास में, और ऊपर वाले सरफेस पे एक टेंजेंशियल फोर्स स्पर्शरेखा के बल F लगा रहे हैं हम, और ये ऑसिलेट करे लाइक दिस, इस तरीके से। तो फिर के आपको ये लेके चलना है एन ए डिवाइडेड बाई एल। अगर ये स्क्वायर है तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा, और के की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, केवल इतनी रह जाएगी फिलहाल। टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के की जगह हमने ये रख दिया है, करेक्ट। नेक्स्ट, एसएचएम ऑफ ए पिस्टन इन ए गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर में लगे पिस्टन की सलाहत गति। मान लीजिए गैस एनक्लोज्ड एक सिलेंडर में गैस, ठीक है, बिल्कुल टाइटली। ये आपका पिस्टन है, दिस इज पिस्टन, राइट। अब जैसे आप इसको थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ेंगे तो ये पिस्टन आपका ऊपर और नीचे ऑसिलेट करेगा, राइट। पिस्टन का मास एम है आपका, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, तो के को आपको ये लेना है बी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, व्हाट इज दिस बी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द गैस, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पिस्टन का, वी वॉल्यूम है पूरा गैस का, इनिशियल वॉल्यूम बिफोर कंप्रेसिंग संपीड़न से पोप में, राइट। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंस रखता है यूट्यूब। यूट्यूब में एक लिक्विड है जो कि बेस से एच हाइट तक फिलअप है। आप एक एंड से थोड़ा सा यहाँ से प्रेस करते हैं, इसको फ्री कर देते हैं, तो ये ऑसिलेट करेगा लिक्विड अप एंड डाउन। सिंपल फॉर्मूला टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एच बाई जी, याद रखिए आप। अब लिक्विड में जिसका डेंसिटी रो है, एक ब्लॉक है, जैसे कि यहाँ एक सिलेंडर मैंने दिखाया, इसका मास एम है और एक क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको रख दिया। आप थोड़ा सा इसको प्रेस करके छोड़ें तो ये अप एंड डाउन इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। अगर एच आपको पता है तो सिंपल फॉर्मूला रहेगा टी इक्वल टू 2 पाई एच बाई जी, अदरवाइज ये आप एस एच एम का कांस्टेंट ए रो जी याद रखिए, और इसको इस फॉर्मूले पे रख दीजिए 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के, एंड यू गेटिंग दिस रिजल्ट, इज इट फाइन। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का जो ऑसिलेशन है, सिंपल पेंडुलम यहाँ स्प्रिंग पेंडुलम है बेसिकली। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग इज 2 सेकेंड। 2 सेकेंड यहाँ पर टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का, फाइन। इफ एन एडिशनल मास ऑफ द 2 kg इज सस्पेंडेड अलोंग विथ इट, यानी इसके साथ में 2 kg का मास और लगा दें तो टाइम पीरियड 1 सेकेंड से बढ़ जाता है, ओके। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन kg, राइट। अब शुरू में जो m था उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो अपन फॉर्मूले से चलें। फॉर्मूला क्या था, t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई के, राइट। ये वैल्यू हमें दे रखी है, कितना है 2 सेकेंड, ये फर्स्ट इक्वेशन है। फिर अपने को कह रखा है कि m के साथ 2 kg बढ़ा दे, तो चलिए बढ़ा देते हैं। सेकेंड केस में m प्लस 2 kg, तो फिर क्या चेंजेस आता है, टाइम पीरियड 1 सेकेंड से बढ़ जाता है, ये बढ़ गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब अल्टीमेटली m फाइंड करना है, k तो फाइंड नहीं करना है, तो एक काम करते हैं अपन फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड का डिवाइड कर देते हैं, तो 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा या m प्लस 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 2/3 कैसे डील कर रहे हैं वो समझिए। अब m फाइंड करना है तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, स्क्वायर ले लें, स्क्वायरिंग। तो यहाँ क्या आया m, यहाँ क्या आया m प्लस 2, और राइट हैंड साइड में कितना आएगा 4/9, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर दें, 9m 4m प्लस 8, तो 9m माइनस 4m कितना हो गया 5m, एंड दिस इज 8, तो m कितना आ गया 8/5 kg, एंड दिस इज योर आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सिंपल पेंडुलम और लिफ्ट में है, जब वो स्टेशनरी है तो टाइम पीरियड t है, ओके। फॉर्मूला
ध्यान दीजिएगा क्या था, 2 पाई रूट एल बाई जी ये फॉर्मूला था। अब लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब थोड़ा सा टेक्निक ध्यान दीजिएगा, अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो जी की जगह आप लीजिए जी प्लस ए, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है आप डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ मत दीजिए, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में जी माइनस ए। तो अभी फिलहाल हम इसको काम में लेंगे। लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, टी डैश कह दें 2 पाई रूट एल, और जी की जगह पर हम क्या लेंगे जी प्लस ए। ये फर्स्ट इक्वेशन आपका, ये सेकंड इक्वेशन, राइट। अब अपने को यहाँ पर नया टाइम पीरियड चाहिए, आवर्तकाल चाहिए, राइट। ये दो इक्वेशन है, एक काम करते हैं 1/2 कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में टी बाई टी डैश हुआ, और यहाँ क्या आने वाला है जी प्लस ए डिवाइडेड बाई जी। एक ही वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमको जी बाई 3, तो ऊपर क्या आएगा 4 जी बाई 3, नीचे क्या आएगा जी। इस जी को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो इसका रूट लेंगे तो 2/√3 आएगा। तो टी डैश की हमें वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर लें तो √3/2 टी, ये हमारा आंसर होगा। गेटिंग कैसे डील किया है। चलिए तरंग के बारे में जानते हैं। वेव, वेव होता क्या है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस, एक डिस्टर्बेंस होना चाहिए, चेंज आना चाहिए, दैट्स ए origin which propagate energy from one place to other without transport of the matter, जिसके कारण ऊर्जा का संचरण एक स्थान से और दूसरे स्थान को होता है। तरंग बेसिकली क्या है, एक डिस्टर्बेंस, विक्षोभ। अब ब्रॉडली अगर हम बात करें तो हम वेव्स को दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसके लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, हिंदी में बोले तो माध्यम की आवश्यकता ना हो, आवश्यकता ना हो, वो कहलाती है EMW, विद्युत चुंबकीय तरंग। हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। दूसरी जिनको की माध्यम की जरूरत है, मीडियम की रिक्वायरमेंट है, वो कहलाती है मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग। अभी इस चैप्टर में हम मैकेनिक्स में साउंड वेव्स को बेसिकली डिस्कस करते हैं, जो कि मैकेनिकल वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव ब्रॉडली दो तरीके की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल को हिंदी में कहते हैं अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य तरंग। ट्रांसवर्स को हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग। अब अनुदैर्घ्य या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, मान लीजिए ये वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन है, ऊर्जा संचरण की दिशा है, तरंग की गति की दिशा है, जो ब्लू एरो से हमने दिखाया है, ये v वेलोसिटी ऑफ द वेव है। अगर पार्टिकल ऑफ मीडियम भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करें, जैसे कि रेड एरो से हमने दिखाया है, तो फिर हम कहते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल है। कंपैरिजन करें तो ट्रांसवर्स में अगर पार्टिकल जो रेड एरो से दिखाए हैं वो वेव के कंपेयर में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करे, ऐसे चम करे, तो फिर ये कहलाएगी ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ तरंग। जैसे एक गैस सिलेंडर हमने दिखाया है, अनुदैर्घ्य को दिख रहे हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को। अगर यहाँ से एक्सटर्नल प्रेशर आप आरोपित करते हैं तो इसके पास वाली गैस के पार्टिकल ज़्यादा कंप्रेस हो जाएंगे, डेंसिटी बढ़ जाएगा इनका, कंप्रेशन कहलाएगा। सी संपीड़न, सी का मतलब कंप्रेशन, संपीड़न। कंपेयर टू इसके पास वाले इस जोन आर से, आर में डेंसिटी पार्टिकल दूर दूर हैं तो यहाँ डेंसिटी कम है कंपेरेटिवली, इसको कहते हैं रेयर फ्रैक्शन, विरलन। हिंदी में क्या कहते हैं, विरलन। सी का मतलब कंप्रेशन, मतलब संपीड़न। तो ये संपीड़न विरलन के आधार पर अनुदैर्घ्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के आधार पर आगे बढ़ती है। व्हाट अबाउट द ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग।
एक रस्सी है, आपने उसको बांध दिया और एक तरफ से उसको डिस्टर्ब किया, तो देखिए इस तरीके से उसका ऑसिलेशन होगा वेव का। ऊपर जो उठाव न बना हुआ क्रस्ट कहलाता है श्रृंग, और जो ये गड्ढा सा बन गया है, खाई जैसा बन गया है, इसको ट्रफ कहते हैं, गर्त। तो हमारी जो ट्रांसवर्स वेव है क्रस्ट एंड ट्रफ के आधार पर आगे बढ़ती हैं, हिंदी में श्रृंग और गर्त के आधार पर आगे बढ़ती हैं। इज दैट ओके? डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन अ वेव, वेव में जो पार्टिकल आपका ऑसिलेट करता है, विक्षेपित होता है, डिस्टर्ब होता है, उसको एक डिस्प्लेसमेंट रिलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। वाई से यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया गया हमने, सबसे पहले तो वेव टू वेरिएबल फंक्शन होता है, दो चर राशियों का फलन होता है हिंदी में बात करें तो, एक्स एंड टी। कौन कौन से हैं यहाँ पर? एक्स एंड टी दोनों वेरिएबल है। सबसे पहले तो वेव फंक्शन होता है क्या है? टू वेरिएबल का फंक्शन होता है, ध्यान रखेंगे हमेशा। फिर अब ऐसे फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, लेकिन वो सेटिस्फाई करना चाहिए इस इक्वेशन को। वी है यहाँ पर वेव का वाला सेटिंग। डायरेक्टली आपको पूछ लेते हैं, आपको करना कुछ नहीं होता है इसके अंदर, कि अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कोई वेव का फंक्शन या ये फंक्शन y जो टू वेरिएबल फंक्शन है इसे, तो ही वो वेव कहलाता है। अगर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स टी को हम बीच में प्लस माइनस से ऐसा रिप्रेजेंट कर पाए, तो वो ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करती है, हिंदी में प्रगामी तरंग को रिप्रेजेंट करती है, ध्यान रहे। फिर प्रोपगेशन कांस्टेंट के एक टर्म आने वाली जिसे हम कहते हैं संचरण नियतांक। क्या कहते हैं? संचरण नियतांक। आपके पास में मान लीजिए एक वेव को मैंने रिप्रेजेंट किया, ये वेवलेंथ कहलाता है यहाँ से यहाँ तक लैम्डा, ये टाइम पीरियड है आपका। और अगर एंगल की बात करें, फेज की बात करें, तो ये पाई और ये 2 पाई। तो देखिए फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रेशियो 2 पाई/लैम्डा ये कहलाता है किसी तरंग के लिए संचरण नियतांक या वेव के लिए प्रोपगेशन कांस्टेंट। दोनों ओर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि मैं f से मल्टीप्लाई कर दूं तो f लैम्डा v बन गया, और 2 पाई f क्या होता है? ओमेगा। तो ओमेगा बाई v भी k होता है, राइट। ओमेगा ऊपर नीचे t से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एंगल बन गया फाई आपका फेज, और v इंटू टी एक डिस्टेंस हो गया ना, ये पाथ डिफरेंस कहलाएगा। तो फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस का जो रेशियो होता है वो भी प्रोपगेशन कांस्टेंट कहलाता है। इज इट ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ए वेव ऑफ वेवलेंथ 60 मीटर, वेवलेंथ गिवन है हमको, कितना गिवन है? 60 मीटर लैम्डा, एम्पलीट्यूड 0.2 मीटर, is moving along the positive x-axis with a speed v equal to 360 मीटर। इक्वेशन में दो चीज़ें आपको फाइंड कर लेना चाहिए, पहले ओमेगा एंड के, ठीक है। तो एज फार एज द के इज कंसर्न, के हमने देखा था 2 पाई/लैम्डा, लैम्डा गिवन है आपको, और सारी इक्वेशंस को देखो पाई की टर्म्स में है तो पाई को चेंज मत कीजिए। ये 60, ये फर्स्ट इक्वेशन होगा। अब एक चीज़ और, ओमेगा और फाइंड करना है। हमने देखा था ये के जो होता है दैट इज ओमेगा बाई वी, बी होता है। तो यहाँ से ओमेगा हो गया हमारा के बी, इज इट? के की वैल्यू तो निकाला हमने 2 पाई/60, और वेलोसिटी गिवन है क्वेश्चन में कितना? 360, तो इट इज 2 पाई×6 ऐसा हुआ। अब हमें इक्वेशन चाहिए, कई चीज़ें इसमें हमें ध्यान रखने का है, यू शुड इन कीपिंग इन योर माइंड। देखिए क्वेश्चन में कहीं गिवन है हमें कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूवमेंट कर रहा है, धनात्मक एक्स दिशा में मूवमेंट कर रहा है वेव। तो थोड़ी देर पहले हमने कहा था ट्रैवलिंग वेव को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन ऑफ ए एक्स माइनस प्लस बी टी, ऐसा। तो ध्यान देने वाली बात, अगर माइनस का साइन आ रहा है तो इट रिप्रेजेंटिंग प्लस एक्स डायरेक्शन में वेव मूवमेंट करेगा। आप ध्यान रखिए इस टेक्निक को, अगर प्लस आ रहा है इसके बीच में तो माइनस एक्स डायरेक्शन में वेव मूवमेंट करेगा। इज इट ओके? जगह बनाने के लिए मैं इसको अब मिटा देता हूँ।
क्लियर है? और रखना चाहें तो कोई बात नहीं, चलिए अपन काम चला लेंगे। फाइन, क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए सारी वेव्स आपकी साइन की टर्म्स में है, तो हम भी साइन की टर्म्स में वेव को लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू ए साइन, सब में देखिए टी वाला पार्ट पहले है, आप कहीं भी आगे पीछे हो सकता है, दैट्स नॉट एन इश्यू। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है टी का कोफिशिएंट ओमेगा होता है, तो उसको लिखिए ओमेगा टी। दूसरी बात हो गई कि पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, तो यहाँ क्या लिखना है आपको, माइनस या प्लस, माइनस, और एक्स का कोफिशिएंट होता है के, तो पहले आप ये लिखेंगे। एम्पलीट्यूड क्वेश्चन में गिवन है कितना, 0.2 मैंने रख दिया, साइन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हमने निकाला 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 6, 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 6 टी, के की वैल्यू कितना, 2 पाई बाई 60 एंड एक्स। अब 2 पाई को हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, ओके, 0.2 साइन, ध्यान से कीजिए, 2 पाई विद इन ब्रैकेट क्या रह गया, 60 माइनस एक्स बाई 60। तो चूज कीजिए कौन सा इक्वेशन है ये, 0.2 साइन 2 पाई 60, फर्स्ट इक्वेशन। तो योर आंसर इज दिस योर आंसर। कैसे किया अपन ने, क्लियर एवरीबॉडी? चलिए स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव्स पे आते हैं, यांत्रिक तरंगों की चाल। अब एक जो रस्सी होती है हमारे पास, तनी हुई रस्सी, उसमें जो वेव्स बनती हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था हमने, ध्यान दीजिए फॉर्मूला, V इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई एम। टी टेंशन है, m है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसको लीनियर डेंसिटी भी कहते हैं, लीनियर डेंसिटी, रेखीय घनत्व भी कहते हैं इसको, फाइन। और जैसे कि भूकंप के समय जो सेस्मिक वेव्स आती हैं उसमें ट्रांसवर्स वेव भी होती हैं, एंड जो सॉलिड मीडियम है, ठोस है, चट्टान है, रिजिडिटी अगर वो दे रखा है तो ईटा बाई रो। इन जनरल जो हमारी मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनका कोई भी फॉर्मूला हो वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इलास्टिसिटी बाई डेंसिटी, ई, यहाँ क्या है, रिजिडिटी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अनुदैर्ध्य तरंग, सॉलिड रॉड हमारे पास है, तो फिर ईटा क्या काम में लेंगे आप, वाई, यंग्स मॉडुलस वेलोसिटी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। लिक्विड में ई इलास्टिसिटी में हम क्या लेते हैं, बी, बल्क मॉडुलस, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। गैसेस के लिए भी हम यही लेते हैं, बी। लेकिन गैसेस में जो हमारी साउंड वेव्स का प्रोपगेशन होता है वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। कौन सा होता है, एडियाबैटिक, हिंदी में क्या कहते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम की जो प्रत्यास्थता होती है बी, उसकी वैल्यू होती है गामा पी। गामा क्या है आपका, लास्ट यूनिट में हम लोगों ने देखा था सीपी बाई सीबी, सीपी बाई सीबी, पॉइजन्स रेशियो, याद है आपको, इट्स ए पॉइजन रेशियो, सीबी। पी प्रेशर ऑफ द गैस, डेंसिटी ऑफ द गैस। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन से गामा आर टी बाई एम नॉट। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, कैपिटल टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एम नॉट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। इज इट ओके? चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने है। स्ट्रिंग इज प्रोड्यूसिंग ट्रांसवर्स वाइब्रेशन whose equation is y equal to 0.021 sin x plus 30t। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, आप भी पढ़ लीजिए। x और y मीटर में है, t सेकंड में आपके पास में। लीनियर डेंसिटी जैसा अभी हमने बताया स्मॉल m को कहते हैं, आप यूनिट से पहचानिए kg पर मीटर। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द न्यूटन, राइट। अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन देखा था हमने, यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट हमने बताया था वो k कहलाता है, तो x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, 1, तो ये 1 कहलाएगा आपका। और t का कोफिशिएंट होता है ओमेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास में, 30। सब ऐसा ही सिस्टम के अंदर। सबसे पहले हम वेलोसिटी वेव फाइंड कर सकते हैं, क्यों, कि हमने बताया था क्या होता है, ओमेगा बाई वी। तो v की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, ओमेगा बाई के, राइट। और ये कितना है, 30/1। लेकिन ट्रांसवर्स वेव का वेलोसिटी अभी हमने देखा था वो होता है √t/m, इज इट?
स्क्वायर कर दे दोनों, तो टी बाई एम की वैल्यू हो गई 900, और हमें ये चाहिए यहाँ पर टेंशन, इज इट? तो टेंशन हो गया हमारे पास 900 एम स्मॉल एम इस 1.3 इंटू 10⁻⁴। ये डेसिमल हटा दें अपन, एक जीरो कम हो जाएगा, 13 को 9 से मल्टीप्लाई करें 1170 10⁻⁴, यानी 0.117 इतना न्यूटन आपका आंसर। इज इट क्लियर कैसे टैकल किया प्रॉब्लम को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एट व्हाट टेम्परेचर वेलोसिटी द साउंड इज डबल देन एट 0 डिग्री सेल्सियस इन एयर। हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वेलोसिटी है उससे डबल हो वेलोसिटी किस टेम्परेचर पर? सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर और द गैस का फॉर्मूला हमने देखा था टेम्परेचर की टर्म्स में, गामा RT बाई एम नॉट। यदि एक ही गैस की बात करें तो गामा और एम नॉट कॉन्स्टेंट हो गए, तो सिंपल रूट टी हो गया, राइट। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, V2 बाई V1 इज स्क्वायर रूट ऑफ T2 बाई T1। अब ये बोल रखा है कि V2 V1 से डबल हो किस टेम्परेचर पर? हायर टेम्परेचर को सेकंड कह दिया हमने, तो ये डबल है, दोनों और स्क्वायर कर दें, T2 बाई T1 इज 4, राइट। तो T2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 4T1। 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में चेंज करना है, कैपिटल T का मतलब 273। फोर इंटू 273, ये वैल्यू आएगी हमारी केल्विन के अंदर। ये आंसर हुआ। सपोज डिग्री सेल्सियस में आंसर गिवन है, डिग्री सेल्सियस को मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, इस T2 में से 273 को माइनस करना होगा, तो फिर डिग्री सेल्सियस में आएगा ये वैल्यू जो भी आएगी। अब तो 4 मल्टीप्लाई बाई 273 माइनस 273, पहले मल्टीप्लाई मत कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, तो ये आ गया 3 इंटू 273। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये इतना डिग्री सेल्सियस आपका आंसर कहलाएगा। इज इट ओके? अब एक से ज़्यादा वेव्स की सुपरपोजिशन पे बात कर लेते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। देखिए, जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स एक जगह पे जाके मिलती हैं तो उस जगह के जो पार्टिकल्स होते हैं उन दोनों वेव्स के कंबाइंड इफेक्ट के कारण डिस्टर्ब होते हैं, और डिस्टर्बेंस एक नई वेव का फॉर्मेशन करता है। उस नई वेव को कहते हैं सुपरपोज्ड वेव। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इफ टू और मोर देन टू waves arrive simultaneously, the particle of the medium are subjected to two or more simultaneous displacement. A new wave is formed and which is known as the superposed wave. तो जो नई तरंग बनेगी, वेव बनेगी, उसको सुपरपोज्ड वेव कहेंगे। जब दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ पहुंचती हैं तो माध्यम के कण इन दोनों तरंगों के संयुक्त प्रभाव से विस्थापित होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। इससे एक नई तरंग का निर्माण होता है, और ये तरंग क्या कहलाती है? अध्यारोपित तरंग, राइट। एक से ज़्यादा वेव्स मिलकर जो नई वेव को बनाएंगी उसको सुपरपोज्ड वेव या अध्यारोपित तरंग। अब वेव को एक वेव फंक्शन वाइज रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है, इंडिविजुअल जितनी वेव है, जैसे 3 वेव है तो उनके अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा, राइट। अब ये सुपरपोजिशन किन कंडीशंस में हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि क्या इफेक्ट जनरेट होंगे। ऐसा हो सकता है बीट्स बने, विस्पंद जिसको कहते हैं अपन। ऐसा हो सकता है कि अपरगामी तरंग स्टेशनरी वेव्स बने, अपरगामी तरंग, राइट। एंड ऐसे डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट्स हो सकते हैं डिफरेंट कंडीशन में। जैसे सबसे पहले अपन ले लेते हैं बीट्स को। अब बीट्स कब बनती है? व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी
जो दो वेव्स की बात कर रहे थे उनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, एक दिशा में जानी चाहिए। एट ए गिवन पॉइंट, किसी पॉइंट पर सुपरपोजिशन होता है, तो जो जॉइंट वेव बनती है जिसको हम सुपरपोजिशन वेव कह रहे थे या अध्यारोपित तरंग कह रहे थे, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, उसकी जो तीव्रता होती है, क्रमागत रूप से, ध्यान रहे एक ही पॉइंट के ऊपर, अधिकतम या न्यूनतम होती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है इंटेंसिटी। ये जो फिनोमेनन होता है, दिस फिनोमेनन इज नोन एज द बीट्स, इसको क्या कहते हैं, बीट्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनको ध्यान रखने का है, स्क्रीन पर देख लीजिए। जो सुपरपोज वेव बनती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दोनों इंडिविजुअल वेव की एवरेज होती है। ध्यान रहे एक बात, सुपरपोज वेव का जो एम्पलीट्यूड है कांस्टेंट नहीं रहता है, वो भी फ्लक्चुएट करता है। उसकी फ्रीक्वेंसी होती है f1 माइनस f2/2। इस लहर जैसे साइन का मतलब है जो बड़ा है उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव बीट्स 1/2 fa। a का मतलब एम्पलीट्यूड से है, यहाँ पर आयाम से, आयाम की फ्रीक्वेंसी, राइट। बीट फ्रीक्वेंसी या विस्पंद आवृत्ति का मतलब होता है नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, 1 सेकंड में कितने मैक्सिमा और मिनिमा हो रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t टाइम इंटरवल, इस टी की वैल्यू को यहाँ रख दें तो ये आ जाने वाला है f1 माइनस f2। तो एक सिंपल रिजल्ट आ गया हमारे पास कि दोनों इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज जो हैं उनका जो डिफरेंस होगा वो बीट फ्रीक्वेंसी हमको दे देगा। जनरली वेव जो हम जनरेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली, वो ट्यूनिंग फॉर्क से करते हैं, ध्वनि स्वरित्र से करते हैं। किससे करते हैं, ध्वनि स्वरित्र से करते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी होती है एफ टी बाई एल स्क्वायर वाई ओवर रो। अब कुछ ऐसा होता है, वो तो ट्यूनिंग फॉर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक दिस, ऐसा, राइट। टी का मतलब है यहाँ थिकनेस अलोंग द वाइब्रेशन, दिस इज टी, इस डायरेक्शन में। एल का मतलब है हर एक आर्म की ये लेंथ, ये लेंथ है। वाई है इसके मटेरियल का यंग मॉड्यूलस, रो है इसके मटेरियल का डेंसिटी, ठीक है। ये आर्म्स कहलाती हैं आपकी, फाइन। क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। ऑन साउंडिंग ट्यूनिंग फॉर्क ए विथ अनदर बी, बी का फ्रीक्वेंसी गिवन है 384 हर्ट्ज, 6 बीट्स मिलती हैं पर सेकेंड। आफ्टर लोडिंग ए प्रॉन्ग्स ऑफ ए की भुजा पर थोड़ा सा वैक्स लगा दिया, साउंडिंग इट अगेन विद बी, अभी 4 बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस होती हैं, यानी कम हो जाती हैं। फिर आपसे पूछा गया है ए की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमने देखा था हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी होती है, दोनों का डिफरेंस आइदर तो ये हो सकता है एफ ए बी और ए बी, या दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है बी, इनके अलावा कुछ नहीं होगा। इज इट। अब क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसे चलते हैं। अब आपने क्या किया, आफ्टर लोडिंग द प्रॉन्ग ऑफ ए की भुजा पर मॉम लगा दे, मॉम लगा देते हैं तो इनर्शिया बढ़ जाता है, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो ए की फ्रीक्वेंसी कम हो गई, डाउन एरो मैंने लगाया, कम होती हुई दिखा दी। फिर हमारे केस में 6 से 4 हो गया तो बीट फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है, डाउन एरो मतलब कम हो रही है। तो हमारे पास अब ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो देखेंगे कौन सा करेक्ट होगा। अब आप देखिए फर्स्ट केस में अगर एफ ए कम हो रहा है तो डिफरेंस से कम हो जाएगा, ये सब कोर्स कम हो रहा है, ठीक बात है। लेकिन सेकंड केस में अगर ये ए कम हो गया तो ये डिफरेंस बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ये कम हो रहा है तो इट्स नॉट पॉसिबल। इससे हमें पता लग जाता है फर्स्ट केस इज करेक्ट। तो सिंपल इज द क्वेश्चन नाउ, तो जो करेक्ट है उसे ले लेते हैं। एफ ए की वैल्यू चाहिए, तो दिस इज एफ बी प्लस बी। बी की फ्रीक्वेंसी गिवन है 384, ओरिजिनल बिफोर चेंज वाला बी लेते हैं हम, वो कितना था 6, तो कितना आ गया 390 हर्ट्ज। ये अपना आंसर कहलाएगा। कितना सिंपली सॉल्व कर लिया अपन ने। स्टेशनरी वेव्स पे बात करते हैं, अपरगामी तरंग जो चलती हुई नजर नहीं आती है। पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एक होनी चाहिए एंड एम्पलीट्यूड इन जनरल इक्वल होता है,
ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन में जानी चाहिए। यानी ये दो वेव्स नजर आ रही हैं, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है जैसे पॉजिटिव एक्स में, तो दूसरी वेव है आपका माइनस एक्स में जानी चाहिए। सुपरपोजिशन होने के बाद में एक न्यू टाइप ऑफ द वेव बनता है विच डू नॉट लुक लाइक मूविंग, जैसा नजर आ रही है ऐसा कुछ मूव करती हुई नजर नहीं आती है। अब एक नई फॉर्मेशन हो गया, इसको स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव कहते हैं। तो ये जो नई तरंग बनी है चलती हुई नजर नहीं आती है, दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, अपरगामी तरंग कहते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अपन। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। देखिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है इस वेव का, ये पॉइंट हमारा कहलाता है एंटीनोड, प्रस्पंद। जहां एम्पलीट्यूड मिनिमम है, देखो ऑलमोस्ट जीरो है, मिनिमम है, ये न्यूनतम है, ये कहलाता है नोड। सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नोड्स, दो कॉन्सिक्यूटिव नोड्स के बीच का। अब ये पूरी की पूरी एक वेव है, ये देखिए ये लैम्डा है, यहाँ से यहाँ तक है पूरा एक वेव है ना, दैट्स व्हाई इट्स लैम्डा। तो इसका हाफ क्या होगा, लैम्डा बाई 2 होगा। तो कॉन्सिक्यूटिव नोड इसी तरीके से हम देख सकते हैं, कॉन्सिक्यूटिव एंटीनोड के बीच का डिफरेंस कितना होता है वेव का, लैम्डा का हाफ लैम्डा बाई 2। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉन्सिक्यूटिव यानी क्रमागत नोड और एंटीनोड के बीच का सेपरेशन जो कॉन्सिक्यूटिव नोड्स एंड एंटी, वो क्या होता है, लैम्डा बाई 4। ये हमें ध्यान रखने का है, इज इट। अब स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन देखते हैं एक स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में, तनी हुई रस्सी के अंदर, तनी हुई रस्सी के अंदर, राइट। आप देखिए दो फिक्स्ड पॉइंट है, इनके बीच में एक रस्सी हमारे पास है, स्ट्रिंग है जिसका लेंथ है L। तो कम से कम क्या बन सकता है, एक वन लूप बन सकता है, एक लूप। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि टू लूप का फॉर्मेशन हो, या फिर क्या हो सकता है, थ्री लूप। नंबर ऑफ लूप्स कैसे बनते हैं, ये डिपेंड करता है आप कहाँ से डिस्टर्ब कर रहे हैं, विक्षोभित कर रहे हैं, डिस्टेंस। एक सिंपल सा फॉर्मूला 12/p, p इज द नंबर ऑफ लूप। अब जरा गौर से देखिए आप कि अगर आप नंबर ऑफ लूप्स आपको थोड़ा सा ये 2p L/2p, नंबर ऑफ लूप यदि आपको 1 चाहिए तो मैंने यहाँ पर 1 रखा, तो L/2 पर डिस्टर्ब कीजिए आप, यहाँ से बीच में से पकड़ के रस्सी को डिस्टर्ब कीजिए तो 1 लूप बन जाएगा। अब देखिए 2 लूप बनाने हैं तो p की जगह 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, L/4। तो आप यहाँ से डिस्टर्ब करेंगे L/4 से तो 2 लूप बन जाएंगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है कितने लूप में आपको इसे वाइब्रेट कराने का है, फाइन। ओके, तो अब यहाँ सिस्टमेटिक हमने ले लिया, आप चाहें जितने लूप बना सकते हैं इस फॉर्मूले से, राइट। जैसे ये वन लूप के अंदर फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं इसको, मूल कंपन की विधा एक लूप में कर रहा है, तो एल फिर उस केस में क्या होगा, λ/2। अभी हमने देखा था कॉन्सिक्यूटिव नोड्स के बीच का डिफरेंस कितना होता है, λ/2, तो एल इज λ/2। यहाँ से लैम्डा निकालेंगे तो 12/1 हो गया। अगर 2 लूप्स में वाइब्रेट कर रहा है तो ये λ/2 एंड दिस इज λ/2, तो कितना हो गया, ट्वाइस λ/2, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अगर 3 लूप्स में हो रहा है तो एल कितना होगा, 3 λ/2, और लैम्डा की वैल्यू होगी 12/3। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवर्ती क्या होती है, v/λ, लैम्डा की डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा, सेकंड केस में ये और 3 लूप्स वाले केस में ये कहलाता है फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये तो इससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी कहलाती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मूलावर्ती, फाइन। इससे रिलेटेड हार्मोनिक को कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, प्रथम सन्नादी। सेकंड फ्रीक्वेंसी आप देखिए इसका 2 टाइम्स है तो दैट्स वाई इसको सेकंड हार्मोनिक कहते हैं हम, हिंदी में कहते हैं द्वितीय सनादी। फंडामेंटल की ये 3 टाइम्स है, दैट्स वाई ये कहलाती है थर्ड हार्मोनिक, तृतीय सनादी। टॉन म्यूजिक के अंदर ये फंडामेंटल टॉन कहलाता है। सेकंड टाइम थोड़ा सा ज़्यादा जो आता है उसको प्रथम अधिस्वर कहते हैं, फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं, और सेकंड टाइम जो आता है सेकंड ओवरटोन या द्वितीय अधिस्वर कहते हैं। एक चीज़ ध्यान रखने की यहाँ पर, नंबर ऑफ लूप को यदि हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वेवलेंथ को याद रखने का तरीका देखिए, 1 लूप हमारे पास में आ रहा है 12/1, तो पी की जगह 1 हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, यहाँ 2 आ गया पी की जगह,
यहाँ 3 आ गया क्योंकि 3 लूप्स हैं, देख लीजिए डायग्राम को, राइट। फ्रीक्वेंसी के लिए आप शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, एफ पी वी बाई 12। पी क्या है? नंबर ऑफ लूप। इसमें 1 आ रहा है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आ गया, इज इट ओके। और ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मेशन होता है तो वेव की वेलोसिटी रूट टी बाई एम रख दीजिए, तो ये आपका फंडामेंटल फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, हमने बताया था स्टेशनरी ये वेव्स हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ओपन एंड्स ऑर्गन पाइप। एक ऐसा पाइप, ऑर्गन पाइप, जिसके कि दोनों के दोनों एंड्स जो होते हैं, दोनों एंड जो होते हैं वो हमारे ओपन होने चाहिए, तो फिर ओपन ऑर्गन पाइप कहलाता है। अब देखिए दोनों के दोनों मुंह किसके खुले हुए हैं। ध्यान रहे जो खुला मुंह होता है वो एंटीनोड का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट क्या हो सकता है, 2 एंटीनोड बने और बीच में एक नोड बन जाए। सेकंड कंडीशन जो पॉसिबल है कि पूरा एक लूप बन जाए और 2 हाफ लूप। क्यों ऐसा? क्योंकि ओपन एंड पे तो एंटीनोड ही बनेंगे, राइट। तो थर्ड कंडीशन क्या पॉसिबल है कि 2 लूप बन जाए और 2 हाफ लूप्स का फॉर्मेशन हो जाए, राइट। हमने देखा था 2 कॉन्सेक्यूटिव एंटीनोड्स के बीच का डिफरेंस भी कितना होता है, λ/2, राइट। तो कंपैरिजन कर लें, यहाँ लेंथ होगी λ/2, यहाँ 2 λ/2 और यहाँ 3 λ/2। ध्यान रहे जो स्ट्रिंग है उसी के जैसे ही यहाँ रिजल्ट है, तो याद रखना आपके लिए आसान होगा। लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं फिर यहाँ से। फ्रीक्वेंसी के लिए वेलोसिटी में डिवाइड करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास में। ये फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन कहलाता है आपका, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी आपकी। दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक, प्रथम सन्नादि। सेकेंड हार्मोनिक 2 टाइम्स है, दैट्स वाई सेकेंड हार्मोनिक। ध्यान रहे 3 टाइम्स है फंडामेंटल की, दैट्स वाई थर्ड हार्मोनिक या तृतीय सन्नादि कहलाएगी। फंडामेंटल टोन, मूल स्वर, फर्स्ट टाइम ज़्यादा प्रथम अधि स्वर, सेकेंड टाइम ज़्यादा द्वितीय अधि स्वर कहलाएगा। क्लियर हो भाई? बट चलिए क्लोजेंट ऑर्गन पाइप की बात कर लेते हैं। बंद मुंह वाला एक ऐसा ऑर्गन पाइप जिसका एक एंड क्लोज हो, एक ओपन हो, राइट। तो इसके वाइब्रेशंस की बात कर सकते हैं कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर। तो देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि देखिए थोड़ी देर पहले जैसे हमने बताया था, ओपन एंड पर हमेशा क्या बनेगा, एंटी नोड। एंड ये जो रिफ्लेक्टर है आपका, यहाँ पर क्या बनेगा, नोड। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि हाफ लूप बन जाए यहाँ पर। सेकंड में चूंकि ओपन एंड पर एंटी नोड बनना है तो एक लूप और बन जाए। थर्ड में 2 लूप और एक हाफ लूप बन जाए। हमने देखा था नोड और एंटी नोड के बीच का सेपरेशन कितना, λ/4। तो यहाँ लेंथ होगी L λ/4 के। यहाँ देखिए 3 λ/4 आपके पास आ रहा है, तो दैट्स वाई L ये हो गया। यहाँ 5, ये लैम्डा आ गया आपके पास। फ्रीक्वेंसी फाइंड करना तो v/λ, v में डिवाइड कीजिए और ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास। ये फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, मूलावर्ती। हार्मोनिक्स में फर्स्ट हार्मोनिक। अब फंडामेंटल का देखते हैं 3 टाइम्स से, दैट्स वाई थर्ड हार्मोनिक। ध्यान रहे तृतीय सनादि, इसमें मिस्टेक हो जाती है। ये 5 टाइम्स है इसलिए फिफ्थ हार्मोनिक कहलाएगा, पंचम सनादि कहलाएगा। टोन में इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं। ये फंडामेंटल टोन है, फंडामेंटल मोड से रिलेटेड मूल स्वर। फर्स्ट टाइम ज़्यादा है फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड टाइम ज़्यादा है सेकंड ओवरटोन, द्वितीय आदि स्वर हमारा कहलाता है। अब इसमें एक चीज़ कंपैरिजन हमारे पास में है, क्या कि देखिए दोनों तरह के पाइप हम लोगों ने डिस्कस किए, ओपन एंड क्लोज। ओपन के अंदर सारे थे हमारे पास में, इवन और ओड, हर तरह की हार्मोनिक पॉसिबल थी, सम और विषम सारी की सारी सन्नादि थी हमारे पास में। लेकिन बंद मुंह वाले में केवल विषम होती है, ध्यान रहे। ओड नंबर 1 3 5 रेशियो नजर आ रहा है, 1 3 एंड 5, राइट। ये किस में है, क्लोज में। ओपन में क्या था, सारी थी 1 2 3, ओड एंड इवन सब की सब सारी हार्मोनिक होती है। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। एक स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग है, तनी हुई रस्सी, लेंथ है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर और मास 5 × 10⁻⁴ kg इस 1 मीटर में। उसमें टेंशन लगाया है 20 न्यूटन का। अब वाइब्रेट कैसे करा रहे हैं, इसको प्लग किया है 25 सेंटीमीटर से वन एंड से,
तो थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, D इक्वल टू L/2P। इसका फायदा क्या, आप नंबर ऑफ लूप्स फाइंड कर सकते हैं कि इसका मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या है। लेंथ है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, दिस इज 25, तो आपके पास नंबर ऑफ लूप आ गया 2, यानी सेकंड मोड के अंदर ये वाइब्रेट करने वाली है। अब अपने को चाहिए फ्रीक्वेंसी। चलिए फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे। फ्रीक्वेंसी का एक जनरल फॉर्मूला हमने देखा था P/2L, और स्ट्रिंग के अंदर, रस्सी में, वायर के अंदर ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ये फॉर्मूला रहता है। इसमें वैल्यू रखेंगे अपन, P कितना है 2, लेंथ कितना है 1 मीटर, ऐसे सिस्टम में रखें तो टेंशन दे रखा है 20, मास इसका दे रखा है 5 × 10⁻⁻⁴, राइट। ये 5 से कैंसिल करते हैं अपन, 4 हो गया, ये सब कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया 4 × 10⁻⁴। तो देखिए स्क्वायर रूट लेना हमारे लिए आसान हो गया, 2 × 10², यानी फ्रीक्वेंसी क्या हुआ स्क्वायर का 200 हर्ट्ज। इट्स ओके, क्लियर एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर पाइप से रिलेटेड। एक पाइप है ओपन एट बोथ एंड, दोनों एंड पर ओपन है ये पाइप, दोनों एंड पर ओपन है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है V/2L, ये F1 कहा जा रहा है। सेकंड क्लोज के लिए F2, V/4L कहते हैं, क्लोज। अब इसमें क्या कहा है, यही पाइप है 3/4 वाटर में डुबो दिया, तो लेंथ 1/4 रह गई इसकी, थ्री फोर्थ तो पानी में गया, तो ये V/L हो गया। ये रेशियो चाहिए F1/F2, ऊपर 1/2 बच रहा है और नीचे 1, दिस इज 1/2, दिस योर आंसर। इज इट ओके, फाइन। चलिए डॉपलर इफेक्ट पर बात करते हैं। डॉपलर इफेक्ट एक वर्चुअल इफेक्ट है जो कि हम नोटिस करते हैं, रियलिटी में ऐसा कुछ फ्रीक्वेंसी में चेंज होता नहीं है। फ्रीक्वेंसी चेंज होती है केवल सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, सोर्स में अगर कोई चेंज आता है। खैर देखते हैं कि वर्चुअल जो इफेक्ट क्या होता है। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड, एक सोर्स है साउंड का, और दूसरा डिटेक्टर जिसको हम जनरली ऑब्जर्वर कह देते हैं, इनके बीच में कोई रिलेटिवली मोशन होता है, पास जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो यहाँ से जो वेव्स जनरेट होती हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑब्जर्वर को थोड़ा डिफर, एफ से थोड़ा सा कुछ नई नजर आती है, एप्रिएंट, ए फॉर एप्रिएंट कहते हैं, एप्रिएंट कुछ अलग, चेंज, एफ नहीं होती, कुछ अलग नजर आती है। इस इफेक्ट को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड, राइट। कब होता है ये, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन की वजह से, डिस्टेंस की वजह से नहीं होता है, एक बात, फाइन। अब इस रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए एक सिंपल टेक्निक याद रखिए, एक सिंपल फॉर्मूलाज हर तरीके के क्वेश्चन के लिए। एफ अप्रिएंट जो चेंज हो रहा है, एफ विद इन ब्रैकेट है वी प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी माइनस प्लस वी एस। एफ अप्रिएंट का मतलब अप्रिएंट फ्रीक्वेंसी जो कि प्रेक्षित हो रही है, प्रेक्षित हो रही है आवृत्ति। एफ रियल वास्तविक, वास्तविक आवृत्ति, राइट। वी वेलोसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि का वेग। वी नॉट ओ फॉर डिटेक्टर या ऑब्जर्वर, श्रोता जिसको कहते हैं अपन। वी एस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, स्रोत की चाल। तो पहले तो आप इसको याद रखें। अब क्वेश्चन राइज होता है कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, तो देखिए उसके लिए बताते हैं। स्क्रीन पर डायग्राम देखिए, अगर ये सोर्स आपका, ये ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, एरो की डायरेक्शन देखिए, तो आपको ऊपर वाला साइन लेना है। ऊपर वाला साइन लेंगे तो होगा क्या, ऊपर से प्लस लेना है और नीचे से आपको क्या लेना है, माइनस। यहाँ से प्लस आएगा और यहाँ से
माइनस ऊपर वाले साइन लेना आपको, ऊपर और नीचे साइन का मतलब समझ लीजिए। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा जब एक दूसरे की ओर अप्रोच कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। यही अगर दूर दूर जा रहे हैं तो लोअर साइन लेना है, तो फिर ऊपर माइनस और नीचे प्लस आएगा। इज इट ओके? इतनी सी बात याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे इसके। स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है आपके सामने, एक विशल यानी कि साउंड सोर्स हो गया, इज प्रोड्यूसिंग द साउंड वेव्स फ्रीक्वेंसी 95 हर्ट्ज, यानी रियल फ्रीक्वेंसी होगी आपकी 9500 हर्ट्ज। इट्स अप्रोचिंग ए स्टेशनरी पर्सन, ऑब्जर्वर कह देते हैं जिसे अपन, इसकी तरफ जा रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर यानी v की वैल्यू गिवन है हमको 300। पर्सन कैन हियर अप टू यानी मैक्सिमम 10,000 तक सुन सकता है, यानी डिफरेंट जब ये मूवमेंट करेगा इस और तो इसको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी। ये मैक्सिमम कितना सुन सकता है? 10,000। ये सब अप्रियंट है, रियल नहीं है। मोशन की वजह से इसको अप्रियंट कह सकते हैं अपन, अप्रियंट, ठीक है, 10,000। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v। v वेलोसिटी किसकी है? ये, इसको vsc कह देते हैं अपन, कंफ्यूज नहीं हो जिससे, है ना, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v अप टू विच ही कैन हियर द विसल, जब तक ये विसल को सुन पाएगा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी v चाहिए सबसे पहले। तो ये केस हो गया अप्रोच का, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ऐसा केस हो गया। तो अपर साइन लेना है आपको अप्रोच में, वो क्या था? v ऊपर आएगा प्लस v नॉट डिवाइडेड बाई v माइनस वी एस। इज इट ओके? अब जो नहीं मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर या डिटेक्टर मूव नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? इसकी वेलोसिटी को जीरो कर देना है, सिंपल इज द फॉर्मूला, और वैल्यू रखना है। अप्रियंट मैक्सिमम 10,000, ये 9500 v, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द साउंड v, हमने इसको बोला है ना। और vs बेसिकली हम निकालेंगे, यहाँ पर फाइंड करेंगे। ये 300 और ये vs की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, जिसको क्वेश्चन में v बोला गया है। अब जो चीज़ कैंसिल हो सकती है उसे कैंसिल कर देते हैं अपन। देखिए यहाँ 40 मेरे पास है, तो ये 20 और 20 मिलकर 40 हो गया, तो ये सारा कैंसिल हो गया, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 300 माइनस vs, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 जो 15, 1 27 28, इतना हो गया। तो vs यदि मुझे फाइंड करना है तो 300 में से माइनस करेंगे 25 को, कितना आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड, यानी विसल का मैक्सिमम वेलोसिटी जब तक 15 मीटर पर सेकेंड होगा तब तक ये विसल की साउंड को सुन सकेगा। इज इट ओके? क्लियर? तो सिंपली बस साइन चूज कीजिए अप्रोच और एक दूसरे से दूर जाते समय, और प्रॉपर वैल्यूज रखिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब क्या करिए, अपन रिवाइज कर रहे हैं ये तो आपको भी तो रिवाइज करना है। रिवाइंड कीजिए वीडियो को, सारे फॉर्मूले, डेफिनेशन, टिप्स, उनको समराइज कीजिए। जो क्वेश्चंस हैं उनको देखिए प्रॉपरली कैसे आंसर किया गया है। कोई डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। स्टे ट्यून विथ मी, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, शेयर लाइक करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।